क्या हमारा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण जो है क्या वो स्थिर है, क्या वो स्टैटिक है, क्या यह मूव करता है, क्या इसमें कोई बदलाव हमें देखने के लिए मिलते हैं? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है और उसमें जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं, वो सारी की सारी उसमें हमें बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो चढ़ाव हो, चाहे वो उतराव हो, ठीक है, चाहे उसका डाउनफॉल हो या फिर राइज हो, तो वो सारी चीज़ें हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती हैं। अब एक गैस है पर्टिकुलरली, वो जहाँ से चालू होती है दोबारा वहीं आकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका एक पूरा का पूरा चक्र कंप्लीट करती है ये, ठीक है, ओरिजिन से एंड पॉइंट तक। जो ओरिजिन है वही एंड पॉइंट है और ये चक्र कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो 23 घंटे 56 मिनट में एक पूरा का पूरा अपनी ही एक्सिस पर अपना रोटेट करती है और 365 दिन, ऑलमोस्ट 365 दिन में वो अपना एक चक्र कंप्लीट करती है सन के चारों ओर। तो उसकी जो रफ्तार है वो भी सेम रहती है, मगर हमें हमारे जो अर्थ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें जो गैसेस हैं उनकी जो रफ्तार है वो कभी कम भी हो सकती है और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि हमने जो हमारा प्रिमिटिव टाइम था, यानी जो प्री मॉडर्न पीरियड हुआ करता था, यानी एंशिएंट टाइम हुआ करता था, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो टेम्परेचर था वो कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा था, बट रेट ऑफ टेम्परेचर वॉज डिफरेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और टुडे का अगर हम नापें, अगर हम मेज़र करते हैं तो क्या हमें मिलता है कि जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी मतलब प्रॉम्प्टली उसका जो टेम्परेचर, आज का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मगर वहाँ पर अगर हम देखें अपने एंशिएंट में झांक कर, अगर हम पीप करें तो क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर था एंशिएंट टाइम में वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा था। आज के समय में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण काफ़ी सारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो इंसिडेंट्स हैं, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे साइकिल्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। इवन एक जो हरा भरा खेत खलियान जैसा एक स्थान हुआ करता था वो अब हमें एक बैरन लैंड में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो एक तरीके का चक्र ही तो है। यानी अगर हम टोटल मिलाकर बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे साइकिल्स, सारे जो गैसों के जो साइकिल्स हैं वो चलते हैं, जिसमें से 3 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। वो है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। तो इन तीनों को आज हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातों पर नज़र डाल लेते हैं। जो पहली बात है वो ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वीडियो को रीच मिलेगी और ये उन बच्चों तक भी पहुंच पाएगी जिन तक अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना कहीं ना कहीं मुझे भी सहायता करता है कि मैं आगे आपके लिए और भी जो आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो ये रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक करने की, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी, आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वहीं की वहीं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं प्रॉम्प्टली आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे जो मीडियम्स हैं वो प्रोवाइड करा रखे हैं। फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पर हमने ये जो क्लास रहने वाली है लास्ट, ठीक है, पार्ट रहने वाला है, पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पिछली क्लास में हमने इसके सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, टॉपिक्स जो भी हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी जो प्रोफाउंडेडली डिस्कस करेंगे, काफ़ी गंभीरता से जो नेचुरल साइकिल्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अकर होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये रही बात छोटी सी। अब बात कर लेते हैं हम कार्बन की, ठीक है। जो हमारा पहला साइकिल होगा वो होगा कार्बन साइकिल। अब देखिए कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 12, ठीक है, वो 12 है मॉलिक्यूलर मास। और वहीं पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की छोड़े वो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 12, एटॉमिक मास हो गया इसका 6, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका जो प्लेस है वो 6 नंबर पर आता है, ठीक है। दैट इज़ वाई 6
एटॉमिक मास इज असाइन टू द कार्बन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की ये बात होगी। अब देखिए कार्बन आज के समय में हर एक चीज़ अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम मॉडर्न चीज़ें देखते हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, अब हम कंसिडर करें पेन के बारे में, अगर हम मोबाइल फ़ोन के बारे में भी कंसिडर करें, अगर कुछ भी चीज़ अगर हम देखें, कुछ भी चीज़ इंक्लूडिंग कार्स हो गया, एयरप्लेन्स हो गया, और कोई भी चीज़ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन के द्वारा ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इवन पॉलीथीन विच वी यूजुअली यूज़। ठीक है, अब हम बैम्बू की बात करें तो वो भी एक तरीके से नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम कोयले की बात करें उसमें भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब हमें काफ़ी जो वैराइटीज़ हैं उसमें हमें कार्बन देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पर अपने आप को लिमिट रखेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आगे जब हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैप की और एक बात बता देता हूँ। मैप देखिए, मैप की जो वीडियोज़ है सीरीज, पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियोज़ हो चुकी हैं। वो जो वीडियो सीरीज़ है काफ़ी जो हेल्पफुल है वो आपके रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो अराउंड दी वर्ल्ड भी आते हैं और इंडिया से भी पूछे जाते हैं, चाहे वो रिवर्स हो, माउंटेन रेंजेस हो। ठीक है, लास्ट ईयर 2021 में एल्प्स माउंटेन पूछा गया था आपसे, और स्कैंडिनेवियन माउंटेन पूछा गया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी, मुझे रिमेंबर नहीं है वो सारी चीज़ें, बट हाँ वो जो सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको वो सारी चीज़ें टिक करने में, लोकेट करने में आपके मैप पर। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, आप वो सीरीज़ को भी जरूर देखिएगा जो भी ज्योग्राफी की वीडियो इस समय देख रहा है। ठीक है, चलते हैं कार्बन साइकिल की तरफ। देखिए कार्बन साइकिल एक बायोकेमिकल साइकिल है, जिससे कि यहाँ पर कार्बन जो है एक्सचेंज होता है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, और एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिल जाती हैं, वहाँ पर बायोस्फीयर क्रिएट हो जाती है। ये एक तरह से जीने का प्लेस, जीने की जगह। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन इज लिथोस्फीयर। ठीक है, दिस वन इज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, दिस वन इज हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, और दिस वन इज एटमॉस्फेयर। नाउ दिस इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग ऑल दीज स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी ना, ये बनेगी बायोस्फीयर, यानी लिविंग वर्ल्ड को रहने के लिए। अब देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि जो हाइड्रोस्फीयर में कोई नहीं रहता, हाइड्रोस्फीयर में भी लिथोस्फीयर ऑक्सीजनिक क्रस्ट पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो मछलियाँ होती हैं, फिश वगैरह होती हैं, वो विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स की सहायता से वो सांस लेती हैं पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सीधे जो हमारी नोज़ है, ठीक है, उसकी सहायता से हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि तीनों चीज़ें कंबाइन होने के बाद एक बायोस्फीयर का निर्माण करती हैं, दैट इज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये होगी बायोस्फीयर पूरी की पूरी। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो सारी चीज़ों से ही रिलेटेड है, यहाँ पर एक्सचेंज होता रहता है, चाहे वो बायोस्फीयर में तो रहेगा, लिथोस्फीयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, या फिर एटमॉस्फेयर हो। अब एटमॉस्फेयर में हमें जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब वहीं पर हाइड्रोस्फीयर में हमें देखने के लिए मिलता है जो अलग फिशेस है, वो भी तो कार्बन से बनी हुई हैं। ठीक है, अब समुद्र के अंदर जितना भी जो पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है वो भी तो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिथोस्फीयर पर हमें कोल के रूप में देखने के लिए मिलता है, कोयला वगैरह। ठीक है, तो हम अभी बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब बायोस्फीयर जैसे कि इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर सिस्टम में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओशियंस में, सेडिमेंट्स में, जैसे कि सेडिमेंट्स फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम वगैरह, शेल गैस वगैरह, तो ये सारे किस चीज़ से बने हों? ऑब्वियसली कार्बन से ही। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोल की बात करें तो कोल में भी काफ़ी वैराइटीज़ होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और पीट, काफ़ी सारी वैराइटीज़ होते हैं। आगे हम बात करेंगे जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम ट्री की बात करें, एक पर्टिकुलर ट्री की बात करें, तो ट्री किससे बना हुआ? ट्री भी तो कार्बन से ही बना हुआ है। उसको भी एट दी एंड जब वो सूख जाता है तो उसको भी हम एज अ फॉसिल फ्यूल, नेचुरल फॉसिल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, नेचुरल फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। गाँव में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो हमारी दादियाँ थी, हमारी जो अदर रिलेटिव जो भी गाँव में रहते हैं, वो अपने आसानी से चूल्हा होता है, स्टोव, नेचुरल स्टोव बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वहाँ पर वो ईजिली, ठीक है, क्या करते हैं, रोटी वगैरह पका लेते हैं। अगर आपने खाई है, देखिए मैंने तो खाई है। ठीक है,
मैं तो गांव का ही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि रोटियाँ वगैरह बनाते हैं वो। अब देखिए चूल्हे की जो रोटियाँ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं इन कंपैरिजन टू जो अदर जो मैथड्स हैं। यानी गैस की अगर हम रोटियां खाएंगे और चूल्हे की खाएंगे तो काफ़ी जो स्वाद का डिफरेंस है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को होती, तो वहाँ पर गांव में भी आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है आज भी ईंधन के रूप में लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, जैसे कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, बेसिकली अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर अभी भी लकड़ियों का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं एज अ नेचुरल फ्यूल के रूप में यूज़ होती हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिसीव करते हैं। कैसे कैसे रिसीव करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से जो पौधे हैं, यानी पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं। लाइक मानकर चलिए ये एक पौधा है, ठीक है, इसकी कुछ पत्तियां हैं, ये पत्तियां मान लीजिए, और यहाँ पर उग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सन है, सन ने पत्तियों पर सनलाइट डाली। अब यहाँ पर एक एलिमेंट पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक है, दिन के समय तो ये खुली रहती है और रात के समय बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये जो पत्तियाँ हैं, ये जब सनलाइट एक्सेप्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये लेती हैं दिन के समय पेड़ पौधे जो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये उस समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के साथ साथ वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, यानी अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं ये। ठीक है, जब ये खाना खुद बनाते हैं तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहीं से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो रिसीव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और अपने खाने को बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट है। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, और सनलाइट भी मिलकर बना देती है, तो उसके बाद जब ये बना लेते हैं अपना खाना, तो उसके बाद ये ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी ना धरती पर, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन पिगमेंट्स जो थे, जो लीव्स में आज के समय हमें देखने के लिए मिलते हैं, ग्रीन लीव्स या फिर येलो लीव्स, तो इन्होंने ही ऑक्सीजन का निजात करा था। अदरवाइज हमारा जो एटमॉस्फेयर है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 71%। ठीक है, 71%, और 21% हमारी ऑक्सीजन है, बाकी की अदर गैसेज हैं। सॉरी, इट्स 79। ठीक है, 79। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में एक टर्म है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, सिंपली वहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है लाइमस्टोन का, वो आप इजीली समझ लोगे कि लाइमस्टोन पानी में घुल जाता है, फिर वो वहाँ पर जाकर एक पत्थर का रूप ले लेता है, फिर वो दोबारा डिजोल्व हो जाता है, फिर वो दोबारा जब पानी इवेपोरेट होता है तो ऊपर लाइमस्टोन चला जाता है, फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है दोबारा समुद्र में आ जाता है, दोबारा पानी में घुलने के बाद फिर वो कंकड़ पत्थर बन जाता है लाइमस्टोन के, फिर वो दोबारा डिजोल्व हो जाता है, फिर वो इवेपोरेट होने के बाद ऊपर चला जाता है। अब हम सिंपली यहाँ पर कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस को समझ लेते हैं। वहाँ पर तो सिंपली कुछ नहीं दे रखा, मगर मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ कि कार्बोनाइजेशन होता क्या है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे प्रोसेस है, बहुत धीरे होती है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में हमें कोल मिलता है, तो कोल को क्या फॉर्म होने में खाली 3 से 4 साल लगे? नहीं, यहाँ पर कोल को फॉर्म होने में काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं। हमने देखा कि जब कार्बोनिफेरस पीरियड हुआ करता था उस समय डायनासोर वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो डायनासोर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए और उनके जो शव हुआ करते थे, उनकी बॉडी जमीन में धस गई। तो हमें आज के समय में अगर ये कार्बोनिफेरस देखें, अगर आज के समय में देखें, तो ये जो जमीन में धसी बॉडी है ना, आज के समय में इस बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो ये कंप्रेस होने के बाद इसने छोटे छोटे क्रिस्टल का रूप ले लिया, जिसे हम आज कोयला बोलते हैं। ऐसे ही इस बॉडी की जगह ट्रीज भी हो सकते हैं, कोई लकड़ी वगैरह हो सकती है, कोई भी ऐसा मतलब सब्सटेंस जिसमें कार्बन की जो मात्रा है वो पाई जाती हो। तो जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ले लिया, और जब स्ट्रक्चर ले लिया तो आज के समय में आज हम इन्हें कोयले के रूप में खदानों से निकालते हैं, माइन से निकालते हैं। ठीक है, अब कोयला कैसे फॉर्म होता है, कार्बोनाइजेशन होता क्या और कैसे फॉर्म हो रहा है? ठीक है, पहले तो देखिए रॉ बायोमास होता है।
रॉ, कोई भी रॉ हो गया, जैसे आप मान लीजिए काफ़ी सारे आपने गन्ना वगैरह लिया और काफ़ी क्वांटिटी में गन्ना वगैरह लिया, उसको एक जगह छोड़ दिया, उसके ऊपर मट्टी मट्टी पे मट्टी 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 सालों बीत गई, करोड़ों साल बीत गए, और उसके बाद क्या हुआ कि उस पर लाखों, मतलब बहुत सारा, बहुत तगड़ा प्रेशर बना, मतलब हम उसे झेल नहीं सकते, अनबियरेबल जो प्रेशर था वो उस पर बना। उस प्रेशर की वजह से धीरे 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 वो जो है ना सूखता गया अंदर ही अंदर, और उसको जो डेट्राइटर्स होते हैं, यानी जो मरे हुए जो लोग होते हैं, मरे हुए शव होते हैं, उनको खाते हैं। लाइक मर जाने के बाद भी तो हमारे शव को या किसी भी पक्षी को खाया जाता है, तो वो कौन होते हैं? डेट्राइटस, ठीक है, डेट्राइटस, डेट्राइटिवोर्स बोलते हैं वैसे तो उन्हें, ठीक है, डेट्राइटिवोर्स जो शव को खाते हैं, या किसी भी मरे हुए पक्षी को, या किसी भी ऐसे जो लिविंग बिंग हो, या बायोमास हो, कोई भी गन्ना वगैरह वो सड़ जाता है, उसको कौन खाता है? वही तो खाते हैं, डेट्राइटिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब आप बायोमास को छोड़ दोगे ना, वो धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोसेस काफ़ी सालों के बाद हमें कोयले के रूप में दिखेगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, ये बायोमास, इसे हमने धूप में छोड़ दिया, सामने के धूप में छोड़ दिया सुखाने के लिए। अब धीरे धीरे ये सूखता गया, सूखने के बाद कुछ ऐसा हो गया, कुछ तो यहीं पर कंज्यूम हो जाएगा, सीधे इसे चूल्हे में जाकर जला देंगे। अब कुछ समय के लिए इसे यहीं छोड़ दिया, फिर ये यहाँ पर काफ़ी सालों तक पड़ा रहेगा, सीवियरली टॉरिफाइड होएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होएगा, टॉरिफैक्शन होने के बाद धीरे 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 इस पर जो टेम्परेचर है, कार्बोनाइजेशन स्टार्ट होने लगेगा, यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाई टेम्परेचर में पिसेगा, यानी क्योंकि नीचे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है धरती के, और वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये दब दब कर ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाएंगे और ये कोयले का रूप ले लेगा। इसी को बोलते हैं इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास इनटू हाई कार्बोनियस चारकोल लाइक मटेरियल, जिसे हम आज के समय में यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। समझ में आया भाई? आई आपको बात, ठीक है। देखिए कभी कभी दिमाग में जो है ना काफ़ी सारे वर्ड जो है ना स्लिप हो जाते हैं, तो उसका माइंड मत कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस किस के द्वारा छोड़ी जाती है? देखिए हम हैं, देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं पेड़ों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पीपल का पेड़ आपने सुना होगा, पीपल, PEEPLA, पीपल का पेड़ आपने नाम सुना होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा अपने जो दादा दादी हैं, आपके जो रिलेटिव्स, उनके मुंह से ये सुना होगा कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, ठीक है, घोस्ट का निवास होता है पीपल के पेड़ पर। बट रियली इट एग्जिस्ट और रियली इट हैपन्स? मुझे तो नहीं लगता। अब पीपल का जो पेड़ है, चाहे फिर वो रात हो, NIGHT, चाहे फिर वो रात हो या फिर हो डे, दोनों ही टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, चाहे फिर वो रात हो चाहे दिन हो। और इसकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया है दिन के 24 घंटे चलती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर पीपल ही एक ऐसा पेड़ है। अदरवाइज अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम अदर ट्रीज़ वगैरह या क्रॉप वगैरह की बात करें, तो वो अगर डे का समय होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। और अगर नाइट का समय हो रहा है तो वो ऑक्सीजन गेन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गेन करते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं नाइट के समय। तो इसीलिए हमें पेड़ों के पास जो है ना घुटन महसूस होती है। अगर हम पेड़ों से दूर रहते हैं रात के समय तो हमें जो है थोड़ा सा सहूलियत महसूस होती है। अदरवाइज़ अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, हमें पीपल का पेड़ तब भी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, और उसके नीचे उसके पेड़ के नीचे बैठने के बाद हमें काफ़ी लाइक ऑक्सीजन जैसी फील होती है, हवा जैसी फील होती है कि हाँ ये तो भाई यहाँ तो हवा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग भूत वगैरह बताते हैं, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है ना वो दिन में भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और रात में भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ तो बात होगी पेड़ों की। अब हम अपनी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग, फोसिल फ्यूल अगर बर्न किए जा रहे हैं फैक्ट्रियों में, कोल बर्न किया जा रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं, और गाड़ियाँ चल रही हैं, कार्स वगैरह चल रही हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, और पॉलीथीन वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल करा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो रही है। अब दूसरा जो फैक्टर है रिलीज़ करने का, अब ह्यूमंस भी तो हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसको तो गेन कर लेते हैं,
ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप चादर ओढ़कर कभी रात को सोते हो और आपने चादर ओढ़ी रखी, आपने अपना मुंह जो है ना उघाड़ नहीं रखा, तो आपके साथ हुआ होगा। देखो मेरे साथ तो ये चीज़ हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, आजमाया हो, तो देखना आप कि कभी अपना जो मुंह है सर्दियों के समय में अपना मुंह जो है ना, जो आपका कंबल वगैरह होता है, ब्लैंकेट वगैरह होता है, उसमें ढककर सोना। आप ज़्यादा देर तक उसमें सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो वो है ना क्वांटिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन की लेस हो जाएगी, और हमें चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप ज़्यादा देर तक किसी भी बंद कमरे में नहीं रह सकते। ठीक है, समझ में आया आपका बात? तो यहाँ पर भी मैंने यही बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ब्रीथिंग करने से, एनिमल्स और प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट्स से, क्योंकि प्लांट्स भी जो है, जो सूख जाते हैं प्लांट, उनको भी हम एज ए लकड़ी के रूप में, वुड के रूप में अपने चूल्हे वगैरह में यूज़ करते हैं। सर्दियों में हाथ वगैरह सेकने के लिए काम आती हैं। ठीक है, एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स को जो हम बर्न करते हैं, ये कोई भी जो शव है उसको जब जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार करा जाता है, दाह संस्कार करा जाता है, क्रीमेट करा जाता है। ठीक है, तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। पेट्रोलियम, कोल वगैरह को बर्न करने पर भी काफ़ी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है। और नेचुरल गैस जो है, एंड नेचुरल गैस रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसको फिर पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है और दिन में क्या करा जाता है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और यही हुआ आपका कार्बन साइकिल। अब देख लेते हैं अभी इसे पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहा आपका कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल छोटा सा है, पेड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है, ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है। ठीक है, अब इनके द्वारा ऑक्सीजन तो ली जा रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है ना। ठीक है, अब वहीं पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन ली जा रही है, पेड़ों के द्वारा जो बनाई गई ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं उनको इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बर्न करा जा रहा है और इंडस्ट्रीज अगेन कंट्रीब्यूट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में। ठीक है, ये आपका कार्बन साइकिल, अगर आप इसे एग्जाम में भी ड्रॉ कर देते हैं, इट इज़ परमिटेबल। ठीक है, आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी परमिटेबल है। ठीक है, आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पर पेड़ बनाने की जगह लिख भी देंगे ना ट्री, और यहाँ पर फैक्ट्री, ठीक है, तो ईजिली आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है। एल्स जो गैस है वो 79% पाई जाती है, नाइट्रोजन, और एल्स जो गैसेस बचती हैं, आर्गोन वगैरह और भी बहुत सारी गैसें हैं, तो वो अदर जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो उसको घेरे हुए हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब हम कुछ भी चीज़ें, अब ऑक्सीजन तो हम सीधा ले लेते हैं ना, मतलब गेन कर लेते हैं, पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन बनाई जाती है और हम सीधा उसे अपने अंदर सांस लेने के साथ साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब ऑक्सीजन जो बहुत ही ज़्यादा, देखिए अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी, इंसान बिना खाने के जो है वो 4 हफ्तों तक रह लेगा, बिना पानी के 1 हफ्ते तक रह लेगा। ठीक है, और बिना नहीं, सांस लिए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, एक मुहावरा था ऐसे ही, एक जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने जो एक्टर हैं उन्होंने बोला था, शाहरुख खान जी ने, तो उन्होंने कहा था कि 4 महीने तो बिना खाने के रहा जा सकता है और 1 हफ्ते शायद बिना पानी के रहा, नहीं 4 दिन बिना पानी के रहा जा सकता है। ठीक है, और भी कुछ बोला था, और लास्ट में उन्होंने बोला था कि 4 सेकंड आप जो है ना, होप के बगैर 4 सेकंड भी नहीं रह सकते। ठीक है, एक होप जो होती है आशा, उम्मीद की किरण। तो यहाँ पर मैं खाली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना आप 1 सेकंड या कुछ सेकंड आप रह ही नहीं सकते। अगर आप स्पेस में चले जाते हो, देयर यू नीड अ सूट दैट इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन रहती है, तो वहाँ पर आप उसे पहनकर ही बाहर निकलोगे। अदरवाइज जो बाहर का जो टेम्परेचर वो तो वैसे भी 6000 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन की तो बाहर ऑक्सीजन है नहीं, तो सांस कहाँ से लोगे, मर जाओगे आप, दम घुट कर मर जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए हमारी धरती एकदम यूनिक प्लेनेट है। यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम यानी मान लो एकदम इक्वल अमाउंट में पाई जाती हैं। बोलते हैं ना वो सर्वांग समता, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, सर्वांग समता जो है मैथ का थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है किसके, अगर हम लकड़ी वगैरह, कोल वगैरह, गैस वगैरह अगर हम बर्न करते हैं। ठीक है, अब जो मेन सोर्स है ऑक्सीजन का वो क्या है,
ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो 21% जो ऑक्सीजन है वो पाई जा रही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है? फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। आज के समय में अगर हम एटमॉस्फेयर में 21% अगर ऑक्सीजन देख पा रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कि आज के समय में जो क्वांटिटी ऑक्सीजन की बढ़कर 21% हो चुकी है। मगर आज के समय में अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम में कंटेम्पररी एरे में देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और इंसान जो फॉसिल फ्यूल है बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, पीने का पानी मिट रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि धरती से जीवन हट जाएगा, चला जाएगा। बट आपको कौन सी 100 साल, 100-150 साल या 300 साल जीना है, ठीक है। आपको तो अपना एक एम है जिसके लिए आप इस धरती पर जन्म लिया है, उस एम को पहचानिए और उसको पूरा कीजिए और जाइए निर्वाणा प्राप्त कीजिए, ठीक है। निर्वाणा एक टर्म है, बुद्धि, जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो बुद्धा ने निर्वाणा प्राप्त करा था, महापरिनिर्वाणा भी प्राप्त करा था। कैवल्य की बात करें तो कैवल्य जो प्राप्त हुआ था वो जैना को प्राप्त हुआ था, महावीर जिन्हें हम बोलते हैं, जो फाउंडर ऑफ द जैन धर्म, ठीक है। तो चलते हैं आगे बात करें तो ऑक्सीजन साइकिल ऐसी चलता है कि ऑक्सीजन को हमारे द्वारा लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। पेड़ क्या करते हैं? गेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और ऐसे ही पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है एटमॉस्फेयर एरा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे आगे जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है? नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ट्रिकी भी है ये, सबसे ज़्यादा ट्रिकी भी है ये, ठीक है, ट्रिकी है। अब क्यों ट्रिकी है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बट मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं किस दिन काम आऊँगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने में और लाइफ को आगे बढ़ाने में। सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वायर अगर नाइट्रोजन का है तो वो एटमॉस्फेयर है। तकरीबन 78 और 79% नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस जो है उसको फिक्स करा जाता है। अब प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली जाती है, मगर क्या वो डायरेक्टली ले लेते हैं भाई? नहीं, नाइट्रोजन को पहले फिक्स करा जाता है और उस फिक्स करने की प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो नाइट्रोजन का फॉर्म हो जाता है वो नाइट्रेट्स हो जाता है, NO3, ठीक है। नाइट्रेट्स हो जाता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं और प्लांट में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कंबाइंस नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन टू क्रिएट नाइट्रेट्स दैट कैन देन बी टेकन और ईटन बाय द प्लांट्स और एनिमल्स। कैसे? क्यों भाई? प्लांट ही तो ले रहे हैं, यहाँ पर एनिमल का जवाब कहाँ से है? आप कन्फ्यूजन में हो ना, चलो मैं समझा देता हूँ। अब प्लांट उग गए भाई, प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल। हम मान के चलो डियर खा रहा है, डियर को कौन खा रहा है भाई? हम खा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम नहीं खा रहे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डियर को लाइक राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे पिछले समय में, क्या हुआ करते थे? वो शिकार पर जाया करते थे, कभी हिरन मार दिया, कभी कुछ मार दिया, कभी कुछ मार दिया, अब उनको खाया करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि नाइट्रोजन को प्लांट खा रहे हैं, प्लांट को हम खा रहे हैं। भाई हम तो क्या बोलते हैं? कार्निवोरस हैं और हर्बीवोरस नहीं है, ठीक है। अब हम कार्निवोरस, हम तो भाई दोनों चीज़ खाएंगे, हम तो प्लांट भी खाएंगे और एनिमल भी खाएंगे। लाइक यार मैं मतलब हिरन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट अगर आप देखो मुर्गे की बात करो या बकरे की बात करो तो यहाँ पर उनको ले सकते हैं हम, हिरन को नहीं। तो मुर्गा और बकरा तो देखो खाता है ना, पेड़ पौधे खाता है बकरा, मगर मुर्गा तो नहीं खाता, मुर्गा तो कीट पतंग वगैरह खाता है। मगर फिर भी मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि भाई हम जो है ना मुर्गा ही खाएंगे ठीक है, इतना बात आप समझिए। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कुछ जो टूल्स हैं उनके मदद से नाइट्रोजन को फिक्स करा जाता है, जैसे कि लाइटनिंग कैसे होती है भाई? देखो ऊपर, अब देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ मुझे उस बात को सोच कर हंसी आ रही है कि प्लांट को एनिमल और एनिमल को हम, ठीक है चलो देखो लाइटनिंग। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो भी तो एटमॉस्फेयर में ही है, एटमॉस्फेयर में है ना। अब यहाँ पर लाइटनिंग जो होती है नाइट्रोजन एटम्स को अलग अलग कर देती है। N2 में होती है ना, तो
टू में है, ये N2 में है तो N प्लस N कर देती है। यहाँ पर 2 एटम आ गए। अब ये जो N है ना वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। 3 जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके साथ अटैच होने के बाद ये क्या फॉर्म कर देगा, नाइट्रेट फॉर्म कर देगा। नाइट्रेट फॉर्म कर देगा ना, जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अब ये नाइट्रेट जो है एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्ब होने के बाद हमें दिखाई नहीं देंगे, मगर एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रेट क्रिएट हो गया। जब प्रेसिपिटेशन होगा, जब बारिश पड़ेगी, तो ये नाइट्रेट जो है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन ये सॉइल में आकर मिल जाएंगे, और सॉइल के द्वारा सब सॉइल में आकर मिल जाएंगे, और सॉइल इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर इनको एब्जॉर्ब करा जाएगा प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, ये होती है लाइटनिंग की प्रोसेस। ठीक है, आगे मैंने लिख रखी है, मगर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि लाइटनिंग की आखिरकार प्रोसेस क्या होती है और कैसे इन्हें जो है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल मटेरियल, फर्टिलाइजर्स आपने काफ़ी बार देखा है, यूरिया वगैरह जो किसान होते हैं वो मिलाते हैं। यूरिया लाइक छोटा छोटा गोल गोल सा होता है सफ़ेद कलर का। ठीक है, तो खाद वगैरह भी नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि आपका काउ डंग हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो मिलाए जाते हैं, ऑर्गेनिक जो खाद जो होते हैं फर्टिलाइजर, तो वो भी मिलाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिसको प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करा जाता है। ठीक है, अब इन फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया भी काफ़ी सारे हैं जो काम करते हैं। ठीक है, एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट्स में प्रेजेंस होते हैं वो भी काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, और प्लांट्स को फिर उनके द्वारा वो जो नाइट्रोजन फिक्स कर दी जाती है, फिर प्लांट्स के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वो बैक्टीरिया कौन से हैं, राइजोबियम, अजेटोबैक्टीरिया, क्लस्ट्रोडियम। ठीक है, ये सारे आपको याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन को फिक्स करा जाता है इनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा फिक्स करा जाता है। चलते हैं आगे। अब देखिए, आफ्टर बीइंग यूज बाय प्लांट्स के द्वारा जब यूज़ कर ली जाती है नाइट्रोजन, तो वहाँ पर नाइट्रोजन जनरेट हो जाती है, फिर प्लांट्स के द्वारा डिस्पोज भी होती है, क्योंकि कुछ पत्तियाँ नीचे आकर गिर जाती हैं, डिस्पोज हो जाती हैं। ठीक है, मट्टी में मिल जाती हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन अब जो है नाइट्रोजन जो भी पत्ती वगैरह, उनको जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे कि डेट्रिटोवोर्स हैं, अब ये इन पत्तियों को खाएंगे। ठीक है, इन पत्तियों को खाएंगे। अगर कुछ भी मल वगैरह है उसमें भी डेट्रिटोवोर्स लग जाएंगे, उसको भी खत्म करने में लग जाएंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा नाइट्रोजन दोबारा जनरेट करी जाएगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन जनरेट करने के साथ साथ ये जो डेट्रिटोवोर्स हैं, ये जो मल वगैरह, यहाँ पर मैं जो है ना पूप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूप की बात कर रहा हूँ। तो इस पर अगर आपने देखा होगा, ओपन डेफिकेशन में सब करते हैं, ओपन डेफिकेशन खुले में सब शौच करते हैं, तो वहाँ पर जो है ना जो पूप होता है उस पर डेट्रिटोवोर्स लग जाते हैं। वहाँ पर उनके द्वारा जो रिलीज करा जाता है, वहाँ पर नाइट्रोजन को वो अमोनिया में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अमोनिया में चेंज कर देते हैं, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, ये अमोनिया का फॉर्मूला। जब ये अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, डेट्रिटोवोर्स इन्हें चेंज कर देते हैं, प्लांट और एनिमल को जो इनके अंदर नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में चेंज करने के बाद, अब अमोनिया जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक है, जहरीली गैस है। ठीक है, अब इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। जो नाइट्राइट बैक्टीरिया है, इसने अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, NO2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो नाइट्राइट है, NO2 है, इसको नाइट्रेट बैक्टीरिया ले जाएगा और इसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद फिर जो नाइट्रेट है ये अब यूजेबल बन गया प्लांट के द्वारा और एनिमल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब जब यहाँ पर सम नाइट्रेट्स जो हैं वो अब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन में गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का अपोजिट है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो अब दोबारा वीडियो रिपीट कर देखिए। आप चलते हैं पिक्टोरियल ग्राफिकल की तरफ। यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ पर ये रूट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे, उसको फिक्स करेंगे और नाइट्रेट में तब्दील कर देंगे। नाइट्रेट्स प्लांट के द्वारा इसे अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हुआ। अब यहाँ पर कुछ N2 भी रिलीज होगी, नाइट्रोजन भी रिलीज होगी, इसे नाइट्रिफिकेशन होगा, तो NO2 नाइट्राइट क्रिएट होगा, यहाँ पर अमोनिया भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर दोनों का काम होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन के बाद दोबारा नाइट्रेट्स बन जाएगा। अब दोबारा जब नाइट्रेट्स बन जाएगा, नाइट्रेट्स बनने के बाद फिर इसमें से NO2 भी रिलीज होगी, जो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। NO2 दोबारा एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, अब ये लाइटनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताई दी है। लाइटनिंग प्रोसेस के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। ठीक है, समझ में आया आपको बात? तो ये था आपका पूरा का पूरा साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अगर कोई भी दिक्कत है डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों की तीनों जो साइकिल हैं, जो आपके महत्वपूर्ण साइकिल हैं, आपके नहीं मतलब एटमॉस्फेयर के साइकिल, ठीक है, मतलब आपकी बुक ही के हैं, ठीक है, बुक के साइकिल हैं ये चैप्टर 9 के। तो ये थी वीडियो पूरी की पूरी आपके जो
कुछ क्रूशियल साइकिल्स एटमॉस्फेयर में जो घटित होते हैं, चलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे साथ फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, सॉरी। तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।